Hi, hello, and welcome you all to the YouTube channel Teachers Adda. I Nitish welcome you all to your polity class. दोस्तों, हमने अपनी पॉलिटी की क्लास पिछली क्लासेस में संविधान सभा तक जान लिया था। हमने जाना था कि कैसे उत्पत्ति होती है संविधान सभा की। हमने एक ओवरव्यू लिया था संविधान सभा का। संविधान सभा में आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जो भारतीयों की मांग थी वो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज वीर जो इनका एक लेख आता था उसके माध्यम से की थी। और स्वराज वीर के बाद जो सबसे पहली मांग हमारी स्वीकार की गई थी वो किसने की थी? तो सबसे पहले जो हमारी भारतीयों की मांग स्वीकार की गई थी वो की थी क्रिप्स मिशन ने। जब भारत में क्रिप्स मिशन आता है तो क्रिप्स मिशन सबसे पहली बार यह स्वीकार करता है कि भारत को एक संविधान की आवश्यकता थी। हमने बात की थी सबसे पहले कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। कुछ कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है ठीक 2 दिन बाद और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है। ये सारी बातें हम अपनी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर पिछला लेक्चर पहले देख लें, काफी चीजें ज्यादा बेटर से समझ में आएंगी। इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं हम बात करेंगे डिटेल में कि जब से क्रिप्स मिशन आया तो उसने सबसे पहली बार हमारी मांग को स्वीकार किया। उसने समझा कि हाँ भारत को भी एक संविधान की आवश्यकता है। तो हम बात करने वाले हैं क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन भारत में आता है 1942 में। कब आता है क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। क्रिप्स मिशन आता है आपका 1942 में। अब जो क्रिप्स मिशन था ये सबसे पहले भारत की संविधान की मांग को स्वीकार करता है, मतलब इसको कहता है कि हाँ भारत को संविधान की आवश्यकता है। अब एक चीज और 1942 तक होता क्या है कि 1942 तक हम बहुत ज्यादा आजादी की मांग जो होती है वो हमारे यहाँ बहुत चरम पर होती है। हम गांधी जी का अहिंसा और बाकी लोगों का हिंसा दोनों बहुत चरम पर होती है। अंग्रेजी शासन ये जान चुका होता है कि अब हम भारत पे राज नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जो उस वक्त चल रहा होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना उस वक्त चल रही थी वो चल रही थी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 टू 1945, लगभग 5 साल चलने वाला ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब होता क्या है कि पहले विश्व युद्ध में तो हम अंग्रेजों के अधीन थे, हमने खुल के इनका साथ दिया था, हमने खुल के अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन जब बात होती है द्वितीय विश्व युद्ध की तो द्वितीय विश्व युद्ध में हमने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया। कहा भैया आपकी लड़ाई है, आप लड़िए, अभी हम लोग किसी और फेज में चल रहे हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारा जो मैन पावर है, अंग्रेजों को बहुत अच्छे से पता था कि अगर इंडिया का मैन पावर मिल जाए, हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या थी कि अगर इंडिया का मैन पावर मिल जाए तो हम किसी भी युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि यहां से सोल्जर्स बहुत अच्छे नंबर्स में तैयार कर सकते थे। ये चीज अच्छे से ब्रिटेन समझ गया था। अब ब्रिटेन समझता है क्या है कि इनको चाहिए आजादी, क्यों ना हम इनको भटका के, इनको समझा के, बरगला फुसला के इनके कहें कि हम आप अगर हमारा साथ देंगे तो हम आपको आजादी दे देंगे। ये दिमाग लगाता है ब्रिटेन। वो भेजता है यहां पर क्रिप्स को, कहता है कि भारत से जाइए और भारतीयों को कन्विंस कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आजादी भाई, इतने सालों की आजादी, भले ही आप कितना ही परेशान क्यों ना हो, कोई इतना बड़ा राष्ट्र, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा मुल्क, लोग अपना एक 10 गज जमीन नहीं, 1-2 गज जमीन नहीं छोड़ते हैं कि हाँ 2 गज जमीन कोई छोड़ दे अपनी। तो इतना बड़ा देश छोड़ना ब्रिटिश के लिए भी आसान नहीं था। उसको लगा था कि कैसे भी करके इनको चूतिया बना के अपना काम भी निकलवाते रहेंगे, इन पे शासन भी करते रहेंगे। तो वो अब उधर विश्व युद्ध भी हो रहा है तो इनको हमारी जरूरत भी है। तो उन्होंने क्या किया, क्रिप्स को भेजा। क्रिप्स को चूतिया बनाने के लिए हमें भेजा कि हाँ जाओ भारतीयों को बनाओ बेवकूफ। अब भारतीय इतने बड़े भी बेवकूफ नहीं थे फिलहाल, हम लोग ने शायद उस वक्त बहुत समझदारी के साथ काम किया। हुआ क्या कि जब सर एडवर्ड क्रिप्स आते हैं तो वो कहते हैं क्या है कि आपको हम संविधान भी दे देंगे, ठीक है, आपको क्या कहते हैं संविधान दे देंगे, और वो लेकिन जब दूसरे विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तब देंगे, एक शर्त। यहीं से बात शुरू होती है बेवकूफ बनाने की कि जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होगा तब हम आपको संविधान देंगे, ठीक है। गेम देखिए फिर क्या बात होती है। तो सबने कहा, भारतीय इतने समझदार थे कि चलिए संविधान मिल रहा है, जहां इतने साल इंतजार किया 2 साल और इंतजार कर लेंगे। फिर वो क्या कहते हैं
कि यदि भारतीयों द्वारा बनाया गया संविधान, यहां पे खेल खेलते हैं ये क्रिप्स महोदय, यहां पर खेल खेल जाते हैं और कहते हैं कि यदि भारतीयों द्वारा बनाया गया संविधान ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आता है तो ब्रिटिश सरकार उसे मानने से इंकार भी कर सकती है और हमारा जो शासन है, ब्रिटिश सरकार का जो भारत पे शासन है, वो यथावत बना रहेगा। अब भाई क्या है, एक बात बताओ, क्या आपको संविधान कभी आपको लगता है कि वो लोग हमारा संविधान पसंद करते? भाई हम अपना संविधान बनाएंगे तो अपने हितों को मद्देनजर रखते हुए, अपनी इच्छाओं को मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे। ब्रिटिशर्स के हिसाब से तो हम अपना संविधान कभी बनाने वाले थे ही नहीं। अब और यहीं पर क्रिप्स सर सोच रहे थे कि इन लोग को कम से कम कुछ तो कहें। भाई थोड़ा सा ही मान लो अगर हम भारतीय वहां पे एडजस्ट कर गए होते तो शायद हम आज भी गुलाम होते। तो इन्होंने यही शर्त रख दी कि ठीक है, हम आपको आपका संविधान दे देंगे, हम आप अपना संविधान बनाइए, हम आपको आपका संविधान भी दे देंगे, लेकिन अगर ब्रिटिश सरकार को हमारा आपका संविधान नहीं समझ में आता है तो जैसे कि हम शासन कर रहे हैं स्थिति यथावत बनी रहेगी और आप ऐसे ही हम ब्रिटिशर्स यहां पर राज करेंगे। ये इनका कहने का मतलब था कि तो ब्रिटिश सरकार की जो यथावत स्थिति है वो बनी रहेगी अगर संविधान समझ नहीं आया। तो इस शर्त को मानने से हमारे भारतीयों ने इंकार कर दिया। जो हमारे उस वक्त शीर्ष नेता थे, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इन सब ने इस बात को, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की इस बात को मानने से इंकार कर दिया। अब जब इस बात को मानने से इंकार कर दिया तो हो गया क्रिप्स मिशन भारत में फेल। तो क्रिप्स मिशन क्या था? एक फेल्ड मिशन था, जो कि भारत में जो करने आया था वो कर नहीं पाया। इसे गांधी जी ने दिवालिया बैंक के नाम से कहा है, से संबोधित किया है, या फिर इसे फ्यूचर में भुनाने वाले चेक के नाम में संबोधित किया है। भाई दिवालिया बैंक मतलब जिसका दिवाला निकल गया हो, फ्यूचर में भुनाने वाला चेक मतलब कि एक ऐसा चेक है जो हम दे आपको आज रहे हैं लेकिन आप इसे फ्यूचर में आप निकाल सकते हैं। तो इसे मतलब ये एक बेइज्जती के टर्म्स में क्रिप्स मिशन को बेइज्जती की गई। गांधी जी ने इसे एक दिवालिया बैंक कहा और एक फ्यूचर में भुनाने वाले चेक के नाम से संबोधित किया। तो ये सारी बातें रही आपकी क्रिप्स मिशन की। यही, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही थी कि क्रिप्स मिशन भले ही फेल हो गया हो, क्रिप्स मिशन में भले ही चालाकी रही हो, पर क्रिप्स मिशन ने एक अच्छी शुरुआत यह कर दी कि क्रिप्स मिशन में पहली बार भारतीयों की संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया था। अब जब आपने पहली बार जब जानते हैं कि अगर कहा गया है कि वेल बिगिन मींस हाफ डन, अगर एक अच्छी शुरुआत हो जाए तो समझ लीजिए कि आधा कार्य आपका हो गया। यही होता है कि जब एक बार क्रिप्स मिशन भले ही लालच के चक्कर में उसने हमारी संविधान की मांग को स्वीकारा, पर आगे आने वाले सभी ने फिर इस बात को समझा कि हाँ, भारतीयों को एक संविधान की जरूरत है और भारतीयों को एक संविधान होना चाहिए। तो आगे जितने भी मिशन आते हैं इनके, वो सारे के सारे मिशन जो हैं वो भारत की संविधान की मांग को स्वीकार करते हैं। इतना फायदा हमें हुआ क्रिप्स मिशन से। जो दूसरा मिशन भारत आता है वो आता है, मिशन नहीं आता है, योजना के नाम से आती है, विविल योजना। तो जो दूसरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे विविल योजना। चलिए बात करते हैं अब हम विविल योजना की। विविल योजना 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड विविल को भारत की संवैधानिक जिम्मेदारी या संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए और भारत की जो संवैधानिक गतिविधियों को, जो यहां पे एक डिस्टरबेंस हो गया था क्योंकि सब लोग आ रहे थे पर कोई भी इस चीज का निराकरण नहीं कर पा रहा था कि भारत की जो संवैधानिक दिक्कतें हैं उनका हम निराकरण कैसे करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। तो लॉर्ड विविल को भारत इसीलिए सिर्फ भेजा गया कि आप जाइए और भारतीयों का उनका एक अलग से संविधान बनवा दीजिए। उनको एक अलग संविधान चाहिए तो आप उनकी संवैधानिक की जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको संविधान बनाने में, उन संविधान की समस्याओं को दूर कर दीजिए। अभी 1945 का समय था, अभी भी विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ था, चल रहा था, विश्व युद्ध का अंत चल रहा था, यहाँ पे लगभग खत्म होने वाला था। तो अंग्रेजी सरकार भेजती है लॉर्ड विविल को। तो लॉर्ड विविल को क्या जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए भारत में और भारत के लोगों को भारत का संविधान बनाने में मदद कीजिए कि कैसे उनका क्या कार्य होगा, उसको समझिए कि दिक्कत कहां आ रही है और उस दिक्कत को समझने के बाद उनको एक मदद करिए कि आप उन्हें कैसे एक संविधान बनाने में मदद करेंगे, इस बारे में आप समझाइए उनको। तो आते हैं फिर लॉर्ड विविल इंडिया आते हैं और क्या करते हैं, वो भी भारत की संविधान की मांग को
समझते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, आपको आपका संविधान चाहिए, हम देंगे आपको आपका संविधान, आपको संविधान बनाने का पूरा हक देंगे और आप अपना संविधान बनाइए। तो यहां से हमें हमारी संविधान की जो मांग थी वो फिर से स्वीकार की गई। उन्होंने कहा कि आपको संविधान मिलेगा पर विश्व युद्ध के बाद। वही बात जो क्रिप्स मिशन में कही गई कि संविधान तो दे देंगे पर जब विश्व युद्ध खत्म होगा। भारतीयों ने कहा गुड इनफ, भाई संविधान मिल रहा है, सबसे अच्छी बात। इन्होंने साथ ही साथ एक बात कही कि जब तक भारत का संविधान नहीं बनता है तब तक भाई अभी हम मान लीजिए अब अंग्रेजों का शासन आप मान नहीं रहे हैं, आप अंग्रेजों के शासन को आप स्वीकार कर रहे हैं और ऊपर से हम आप चलिए मेरा संविधान नहीं भी मान रहे हैं हमारा शासन, तो हम आपका संविधान बनाने में, संविधान बनाना एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो जब तक आपका संविधान नहीं बनता है तब तक आप राज कैसे करेंगे। इस बात की भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी। तो जब यह बात हुई कि आप राज कैसे करेंगे तो उन्होंने कहा कि जब तक भारत का संविधान बनकर नहीं तैयार हो जाता है तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार या कार्यकारिणी सरकार का एक गठन किया जाएगा। ये किसने कहा था? विविल योजना ने कहा कि एक कार्यकारिणी जो है सरकार का गठन किया जाएगा और उस सरकार का क्या काम होगा कि जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है, जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं जाता है, तो कुछ लोगों को लिया गया, इलेक्ट नॉमिनेटेड लोग थे, उनको एक कुछ पावर्स दे दी गई, सबको अपना अपना डिपार्टमेंट संभालने की पावर दे दी गई कि आप इस डिपार्टमेंट को संभालेंगे, आप उस डिपार्टमेंट को संभालेंगे, और एक इंटरिम सरकार का गठन इस तरह से सबसे पहले किसने किया? विविल योजना ने। अब हम जानेंगे कि विविल योजना, देखिए विविल योजना गई चली, अब बात हो गई इंटरिम गवर्नमेंट की। तो कौन कौन था इंटरिम गवर्नमेंट में, किसको कौन कौन सी पावर्स मिली इंटरिम गवर्नमेंट में, हम इस बारे में अब बात करते हैं कि कौन कौन था इंटरिम गवर्नमेंट में और क्या थी आपकी इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी लिस्ट कि कौन कौन था आपकी अंतरिम सरकार में, कौन कौन था आपकी इंटरिम गवर्नमेंट में। ये रही आपकी पूरी लिस्ट कि कौन कौन रहेगा आपकी इंटरिम गवर्नमेंट में। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो आई 1946 में, एग्जैक्टली आफ्टर विविल योजना। विविल योजना आई थी 1945 में। उसके बाद अगले साल ही गठन होता है एक अंतरिम सरकार का, इंटरिम गवर्नमेंट की। तो इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन से सदस्य होंगे वो पूरी लिस्ट रही। जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले दिया गया जवाहरलाल नेहरू को, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे उस वक्त, भारतीय राजनीति के एक बहुत ही सक्रिय व्यक्तित्व थे, तो सबसे सक्रिय डिपार्टमेंट इनको दिया गया विदेशी मामला। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामला दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। सरदार वल्लभ भाई पटेल दूसरे बड़े व्यक्ति, बहुत वर्चस्व वाले व्यक्ति, सारे प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाने का जो दायित्व था वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही वजह से हो पाया था, वरना शायद आज भारत के और भी अधिक टुकड़े होते अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते। तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही अच्छा नेक काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इनको जो डिपार्टमेंट मिला था वो डिपार्टमेंट मिला है गृह मंत्री थे, सूचना मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तो गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मैथई को दिया गया उद्योग नागरिक आपूर्ति, नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम को दिया गया श्रम मंत्रालय। बलदेव सिंह को दिया गया रक्षा मंत्रालय। सी एच भाभा इनको दिया गया कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय। कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय। लियाकत अली खान को दिया गया वित्त मंत्रालय। लियाकत अली खान को दिया गया था वित्त मंत्रालय। फिर आपके आते हैं अब्दुल रब निस्तार को दिया गया डाक विभाग और वायु विभाग, मतलब एयरवेज और पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट दिया गया अब्दुल रब निस्तार को। फिर आते हैं आपके सी राजगोपालाचारी को दिया गया शिक्षा एवं कला विभाग। चुन्नीगढ़ को दिया गया वाणिज्य। गजनफर अली खान को दिया जाता है स्वास्थ्य विभाग। किसको दिया गया? गजनफर अली खान को दिया जाता है स्वास्थ्य विभाग। योगेंद्र नाथ मंडल को दिया जाता है विधि मंत्रालय, मतलब कि जो विधि मीन्स होता है जो कानून मेकिंग डिपार्टमेंट था वो दिया जाता है योगेंद्र नाथ मंडल को। तो ये रहे आपकी पूरी की पूरी लिस्ट। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट रहेंगी ये लिस्ट क्योंकि कई बार डिपार्टमेंट पूछ लेता है कि जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वही मैंने लिखाया भी है।
इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ ही साथ नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये सभी डिपार्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो दिए गए थे, तो एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू को मिलता है राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले, फिर आते हैं आपके डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको मिलता है गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, जॉन मैथाई को उद्योग नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, जगजीवन राम को मिलता है श्रम मंत्रालय, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, CH भाभा को कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय, लियाकत अली खान को मिलता है वित्त मंत्रालय, अब्दुल रब निस्तार को मिलता है डाक एवं वायु विभाग, सी राजगोपालाचारी को मिलता है शिक्षा एवं कला विभाग, चुन्नीगर को मिलता है वाणिज्य विभाग, गजनफर अली खान को मिलता है स्वास्थ्य विभाग और योगेंद्र नाथ मंडल को मिलता है विधि डिपार्टमेंट। योगेंद्र नाथ मंडल को मिलता है विधि विभाग। तो ये रहा आपका टोटल का टोटल इंटरिम गवर्नमेंट की। इंटरिम गवर्नमेंट जो आपकी बनी उसमें कौन कौन था। अब हम बात करने वाले हैं कि जो संविधान सभा में जो महिलाएं चुनकर आई थी, मैंने आपको पिछली क्लास में जब बताया कि जब संविधान सभा की मांग हुई तो उसमें कुछ सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो उसमें से 15 औरतें थी, मतलब 15 वुमेन कैंडिडेट थी जो चुनकर आई थी संविधान सभा में। तो वो 15 औरतें कौन कौन थी, इनसे लगातार क्वेश्चंस बनते आए हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन थी वो मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कौन कौन सी वो औरतें थी जिनके बारे में, जिनको इलेक्ट करके लाया गया था। तो 15 महिलाओं में दुर्गाबाई, जो पहला नाम आता है वो आता है दुर्गाबाई, पहली औरत, हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, लीला राय, पूर्णिमा बनर्जी, अमनुर स्वामीनाथन, दक्षयायनी वेलायुद्धन, बेगम एजाज रसूल। दक्षयायनी वेलायुद्धन को ऐसे लिखते हैं इंग्लिश वालों, दक्षयायनी वेलायुद्धन। इसको ऐसे यहां से हटा के मैं यहां लिख दे रहा हूं, दक्षयायनी दिख रहा है, इसको और इधर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। दक्षयायनी नीचे लिख रहा हूं, एक ही है ये, दक्षयायनी वेलायुद्धन, एक नाम है दक्षयायनी वेलायुद्धन नाम था। तो दक्षयायनी वेलायुद्धन, फिर आपका आता है एनी मस्कैरनी, दक्षयायनी वेलायुद्धन, फिर आता है आपका एनी मस्कैरनी, फिर आता है बेगम एजाज रसूल। कौन आता है? बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, रेणुका राय, राजकुमारी अमृत कौर और मालती चौधरी। राजकुमारी अमृत कौर और मालती चौधरी। एक नाम आपका रह गया है शायद, विजय लक्ष्मी पंडित, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, विजय लक्ष्मी पंडित ये है भैया, नाम है, दिख नहीं रहा था, ऊपर से हटा देते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये थी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, लीला राय, पूर्णिमा बनर्जी, अमनुर स्वामीनाथन, दक्षयायनी वेलायुद्धन, एनी मस्कैरनी, दक्षयायनी वेलायुद्धन, एनी मस्कैरनी, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, रेणुका राय, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित और मालती चौधरी। ये सारी की सारी जो आपकी फीमेल 15 कैंडिडेट्स इलेक्ट होकर आई थी, तो ये रही उनकी लिस्ट। इनमें से एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो मैं बता रहा हूं आपको, फिलहाल लिस्ट हो सके तो पूरी की पूरी याद कर लीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन उठा देगा। पर अभी तक जो आया हुआ और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा में इलेक्ट होकर आई कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट या महिला कैंडिडेट्स थी, उनमें से एकमात्र मुस्लिम कैंडिडेट कौन था? एकमात्र मुस्लिम कैंडिडेट कौन था? तो उनमें से एकमात्र मुस्लिम कैंडिडेट आपकी थी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल आपकी एकमात्र मुस्लिम कैंडिडेट थी या मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा का भाग थी। तो ये रही बात आपकी महिला सदस्यों की। आई होप आपको क्लियर होगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में।
कुछ और बातें करेंगे संविधान सभा के बारे में जो पिछली क्लास में रह गई थी। चलिए तो बात करते हैं संविधान सभा की और कुछ बातों की। तो संविधान हमारा 2 साल 11 महीना और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, ये सभी को ये बात मालूम होगी। तो उसके बाद जो हमारी जो संविधान जब संविधान का जो प्रारूप बनकर तैयार हुआ, मतलब जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस पे संविधान के समस्त प्रारूपों पर जो बनकर जब तैयार हो गया तो उस पे ये हुआ तो नहीं भाई, जैसे हम मान लीजिए बी आर अम्बेडकर साहब ने बना के तैयार किया, तो ऐसा तो था नहीं भाई। संविधान सभा जब बन के आई थी तो यानी कि सभी को उस संविधान को जब मानते तभी तो संविधान पास होता। तो उस संविधान जो बन के तैयार हुआ उस पर 114 दिन बहस चली। कितने दिन? 114 दिन बहस चली। 114 डेज बहस चली थी इस पे कि हाँ ये संविधान भारत के लिए उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। 114 दिन बहस चली और 284 सदस्यों ने इस संविधान को उचित ठहराया, कहा हाँ ये संविधान जो बन के आया है ये बहुत ही अच्छा संविधान है। तो 114 दिन बहस चली और 284 लोगों ने इस प्रारूप पर हस्ताक्षर करके इसे एक संविधान का रूप दिया कि हाँ ये संविधान मान्य है। भाई 389 सदस्य 389 और उसमें से सिर्फ 284 यानी कि 284 लोग मान्य किया, उन्होंने हस्ताक्षर किया इस प्रारूप पर और आपके भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। याद रखिएगा 114 दिन बहस चली, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान के सभी प्रावधानों पर विचार विमर्श के लिए संविधान के सभी जो प्रावधान थे उन पर विचार विमर्श के लिए कुछ एक कमेटी बनाई गई। जो संविधान के जो कमेटी बनाई गई थी उसमें भीमराव अंबेडकर साहब को अध्यक्ष, एन गोपालास्वामी अयंगर, जो संविधान सभा की जो एक कमेटी बनाई गई थी उसके बारे में हम आपको उनके सदस्यों से परिचय करा रहे हैं कि कौन कौन था। जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कौन कौन था। तो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसमें भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन था याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में तो सब जानते हैं, बाकी जो सदस्य थे उनसे बहुत ही कम लोग परिचित होते हैं, तो हम उनके बारे में जानते हैं। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, फिर आते हैं आपका एन गोपालास्वामी अयंगर। याद रखिएगा ये अयंगर हैं, एन गोपालास्वामी अयंगर। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अब यहां अयंगर थे, ये अय्यर हैं। बहुत लोग दोनों को अय्यर बोलते हैं, अय्यर नहीं, वो अयंगर हैं और ये अय्यर हैं। फिर कन्हैयालाल मडिक्कल मुंशी, के एम मुंशी जिनको बोलते हैं, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मडिक्कल मुंशी। एन माधव राय, देखो जो एन माधव राय हैं ये आए थे जब बीएल मित्र ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया था, तो आए थे एन माधव राय। फिर आते हैं आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये थे। फिर आपके आते हैं डीपी खेतान जो है आते हैं, ये टी कृष्णमाचारी की डेथ के बाद, जब टी कृष्णमाचारी लेते हैं इनकी जगह, जब डीपी खेतान की डेथ हो जाती है तब डीपी खेतान की डेथ होती है और उनकी जगह आते हैं आपके टी कृष्णमाचारी। देखिएगा डेथ किसकी होती है, डीपी खेतान की डेथ होती है। ये नहीं कि आप लोग कृष्णमाचारी को मार के डीपी खेतान को ले आए। डीपी खेतान सदस्य थे, डीपी खेतान की डेथ हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, डीपी खेतान की डेथ हो गई थी, तो इनकी जगह कौन लेता है, टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी इनकी जगह आते हैं, टी कृष्णमाचारी। तो ये रही आपकी संविधान सभा टोटल की टोटल। आपके भीमराव अंबेडकर साहब अध्यक्ष, एन गोपालास्वामी अयंगर उसके सदस्य थे। फिर आपके आते हैं अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, फिर आते हैं आपके के एम मुंशी या कन्हैयालाल मडिक्कल मुंशी। फिर आपके आते हैं एन माधव राय जो आते हैं, एन माधव राय की जगह लेते हैं एन माधव राय आते हैं बीएल मित्र के रिजिग्नेशन पे। फिर आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर आते हैं आपके डीपी खेतान की डेथ होती है और उनकी जगह लेते हैं टी कृष्णमाचारी। और जो आपका संविधान है इसे लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा ने। प्रेम बिहारी रायजादा ने भारत का संविधान लिखा। किसने लिखा, प्रेम बिहारी रायजादा ने भारत का संविधान लिखा है, प्रेम बिहारी रायजादा ने। इनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी,
इसलिए इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि भारत के संविधान को आप अपनी राइटिंग में लिखेंगे। इनकी राइटिंग बहुत सुंदर थी। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में भारत का संविधान प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखी है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। आपसे यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आई होप कि अब इस आपका पूरा संविधान सभा कंप्लीट हो गया है। अब अगले जो लेक्चर आएगा हम उससे में पढ़ेंगे संविधान की अनुसूची, मतलब पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल पार्ट्स और आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम अगले संविधान से, जो कि एक डिटेल्ड क्लास होगी आपकी संविधान के बारे में। फिर जानेंगे कुछ फैक्ट्स, बीच बीच में हम कुछ फैक्ट्स की क्लास भी लेते रहेंगे ताकि आर्टिकल पढ़ते पढ़ते या भाग पढ़ते पढ़ते कोई बोर ना हो, या फिर क्योंकि माइंड ऐसा चीजें पढ़िए कि जो आपके दिमाग में आप एक बार पढ़ें तो वो कंठस्थ हो जाएं, आपको दोबारा उन चीजों को उठा के ना पढ़ने चले। तो अब 470 आर्टिकल हो गए हैं पार्ट ए बी बना के। जैसे वैसे तो 395 मूल आर्टिकल जो थे वो 395 थे, पर प्रेजेंटली 470 आर्टिकल हो गए हैं। तो हम ऐसा पढ़ेंगे, बीच बीच में कुछ और फैक्ट्स लेते हुए चलेंगे ताकि वो 470 आर्टिकल आप लगातार ना पढ़ना पड़े और आप बोर ना हो। तो इसीलिए काफी अच्छे से हम अब अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पढ़ेंगे हम पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स। तब तक आप लोग संविधान सभा, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप अगले आने वाली क्लासेस में रिलेट करके पढ़ेंगे। बात करेंगे उन हम पिछले टॉपिक्स की, तो वो टॉपिक्स आपके तैयार रहने चाहिए। तब तक आप सभी घर पर रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।